हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 7 राज्य सरकार का, और राज्य सरकार के तहत ही हम पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं राज्य की विधायिका अर्थात विधानमंडल का। इसी के साथ ही हमने अध्ययन किया राज्य के संवैधानिक मुखिया राज्यपाल के पद का। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे राज्य की वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद का। हम समझेंगे कि किस तरह से मंत्री परिषद का गठन होता है और मंत्री परिषद को कौन कौन से कार्य करने होते हैं, व उन्हें कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं। जैसा कि हमें पता है, भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता होती है कि इसमें एक संवैधानिक मुखिया होता है और एक वास्तविक मुखिया होता है। चूंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था भी है, इसलिए हमने देखा कि जिस तरह से केंद्र में संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति और वास्तविक मुखिया होता है प्रधानमंत्री, उसी तरह से ही राज्य स्तर पर एक संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होते हैं, साथ ही वास्तविक मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री। तो ये सब प्रावधान है संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के कारण। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 163 में क्लियर लिखा गया है कि उन कार्यों को छोड़कर जिनको राज्यपाल अपने विवेक से संपादित कर सकते हैं, उन कार्यों को छोड़कर राज्यपाल के अन्य सभी कार्यों में सलाह देने के लिए, मशवरा देने के लिए, राज्यपाल के कार्यों में सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और जिसका मुखिया कौन होगा? जिसका मुखिया या प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो क्या समझ में आया कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का ही हिस्सा होता है, और मंत्री परिषद में सभी विभागों के मंत्री होते हैं, जैसे कि परिवहन मंत्री और शिक्षा मंत्री। ठीक है, तो मंत्री परिषद होगी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 163 में किया गया है। और अगर हम केंद्र सरकार से तुलना करें तो केंद्र सरकार में भी इसी तरह से मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया था, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और ये प्रावधान किया गया था बच्चों अनुच्छेद 74 में। क्लियर? तो अभी हम राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके गठन को समझेंगे। तो मंत्री परिषद में सबसे मुख्य होता है मुख्यमंत्री, मुखिया होता है वो। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। तो अनुच्छेद 164 में क्लियर प्रावधान किया गया है कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति की जाएगी, और बाद में जैसे ही मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 164 में। और अगर हम केंद्र सरकार का अनुच्छेद देखें तो यही प्रावधान अनुच्छेद 75 में लिखे गए हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। अब ये तो क्लियर है कि राज्यपाल नियुक्त करेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री न तो निर्वाचित होगा न ही मनोनीत होगा। याद रखना है, मुख्यमंत्री नियुक्त होंगे। ठीक है, अब कैसे नियुक्त होंगे कि क्या राज्यपाल अपनी मनमानी कर सकते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में? क्या वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं या इसमें कोई प्रावधान है? तो बच्चों, मुख्यमंत्री उसे ही बनाया जाएगा जिस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होगा। यानी कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले दल के नेता को ही राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इसको समझते हैं हम राजस्थान की विधानसभा के उदाहरण के द्वारा। तो राजस्थान की विधानसभा में 200 सीट हैं। यहाँ पे जो मुख्य दल हैं कांग्रेस है, इसके अलावा भाजपा है और अन्य हैं। अब इन पार्टियों में से जो भी पार्टी 50% प्लस 50+ का जो वोट का रेशो ले आएगी, वही दल क्या हो जाएगा? वही दल बहुमत प्राप्त दल हो जाएगा, और उसी दल को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। तो जो 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए उनमें कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ, और कांग्रेस के नेता कौन थे? अशोक गहलोत जी थे। तो इसी के कारण अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में मंत्री परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, और इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी दल होता है, उनके नेता होते हैं, तो उस दल के जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसके नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अब जब मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री के द्वारा एक लिस्ट दी जाती है राज्यपाल को कि इसको मंत्री बनाना है। पूरी उनके द्वारा लिस्ट सौंप दी जाती है कि ये मंत्री बनाया जाएगा, ये उसी अकॉर्डिंग राज्यपाल के द्वारा जैसा मुख्यमंत्री परामर्श देते हैं, मुख्यमंत्री सलाह देते हैं, उन्हीं के अनुरूप राज्यपाल
राज्यपाल के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। तो मंत्रियों की नियुक्ति करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जिनको मंत्री बनाना चाहेगा उनको लिस्ट देंगे राज्यपाल को और फिर राज्यपाल उन्हीं को मंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। अब थोड़ा मंत्रियों के चयन को देख लेते हैं। इसका प्रावधान भी अनुच्छेद 164 में ही है। हमने देखा कि मंत्री परिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वह ये निर्णय करते हैं कि मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे, किसको मंत्री बनाया जाएगा और कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। ये सभी निर्णय मंत्री परिषद के नेता होने के नाते मुख्यमंत्री ही करते हैं। अब ये कितने सदस्य होंगे यानी कितने मंत्री होंगे मंत्री परिषद में, इसके लिए चूंकि पहले बहुत ज़्यादा मंत्री बना दिए गए थे, इसलिए संविधान में संशोधन किया गया। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट है। 2005 में ये संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था और इसके तहत मंत्री परिषद के आकार को सीमित कर दिया गया। और कितना कर दिया गया कि मंत्री परिषद का आकार विधानसभा की कुल जो सदस्य संख्या होगी उसका 15% तक ही होगा, यानी 15% से ज़्यादा नहीं होगा। राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं टोटल? 200। अब 200 का 15% निकाल लो, 200 का 15% कितना निकला? 30। तो यानी 30 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे। तो जो मंत्री परिषद का आकार है वो सीमित कर दिया गया 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, अब मुख्यमंत्री जी जो चयन करेंगे मंत्रियों का, तो वो किस हिसाब से चयन करेंगे, उनकी मतलब चयन करने का क्या आधार होगा। तो मंत्रियों के चयन करते वक्त मुख्यमंत्री कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि राज्य के सभी वर्गों का, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, महिला वर्ग हो, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जाए, क्योंकि वह उस राज्य की सरकार होगी और राज्य की सरकार में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इस चीज़ का पहले ध्यान रखा जाएगा कि सभी वर्गों और क्षेत्रों को न्याय संगत प्रतिनिधित्व दिया जाए। ऐसे नहीं कि एक वर्ग के मंत्री ही ज़्यादा ले लिए जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्य है सभी को संतुष्ट करना। दूसरा, मुख्यमंत्री अपने ही दल में से मंत्री परिषद का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, अपने ही दल से सारे मंत्री बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि दलीय आधार पर अगर मंत्री आएंगे तो मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में आसानी से कार्य कर सकेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि अपने दल में से ही वो सदस्य जो होते हैं, विधायक जो होते हैं, उनको ही मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है कि मंत्रियों की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो एक ही अनुच्छेद चल रहा है अपना, अनुच्छेद 164, उसी के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग मंत्रियों की नियुक्ति हो रही है और उसी के अकॉर्डिंग मंत्रियों की योग्यता बताई गई है। तो सबसे पहले कि मंत्री है उसको विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर 2 सदन है तो वह विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे संपूर्ण जो विधानमंडल है ना उसके किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन इसमें एक प्रावधान और भी है कि यदि किसी ऐसे मंत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया जाता है जो कि विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने का समय मिलेगा। 6 माह के भीतर यदि वह विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बन जाता है तो वह मंत्री पद पर बना रहेगा। लेकिन यदि 6 माह के भीतर वह विधानमंडल की सदस्यता हासिल नहीं कर पाता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। क्या देखा इसमें? मंत्री बनने के लिए जरूरी है कि वह विधानमंडल का सदस्य हो, लेकिन यदि नहीं है और मंत्री बना दिया जाता है तो उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। नेक्स्ट है मंत्रियों के द्वारा शपथ ग्रहण। तो अनुच्छेद 164 में ये प्रावधान भी है कि मंत्रियों को कौन शपथ दिलाएगा, साथ ही शपथ का जो किन किन चीज़ों की उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो 164(3) में प्रावधान किया गया है कि पद ग्रहण करने से पहले मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष शपथ लेनी होती है। तो किसने दिलाई मंत्रियों को शपथ? नियुक्त भी राज्यपाल कर रहे हैं और शपथ भी कौन दिला रहे हैं? राज्यपाल। और जो मंत्री हैं, सभी मंत्री परिषद के सदस्य हैं, वो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं।
तो वो 2 शपथ लेते हैं। एक तो अपने पद के कर्तव्य पालन की, कि मैं जिस भी पद पर नियुक्त किया गया हूँ, जिस विभाग का भी मंत्री नियुक्त हुआ हूँ, मैं अपने कार्यों का अच्छे से निर्वहन करूँगा। और दूसरी गोपनीयता की, कि जो भी मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे, जो भी सरकार निर्णय लेगी, उनको जब तक कि मतलब ओपन मंच पर आकर जिनको बोला नहीं जाएगा, ऐसी नीतियों को समय पूर्व नहीं खोला जाएगा किसी के भी सामने, यानी जो पूरी कार्रवाई है वो गुप्त रखी जाएगी। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की शपथ लेते हैं। अगला है, मंत्रियों की भी अलग अलग कैटेगरी होती हैं। जैसे हमने देखा केंद्र स्तर पर 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अगर हम इनको पिरामिड के रूप में लें तो सबसे महत्वपूर्ण जो विभागों के मंत्री होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री, उसके बाद होते हैं राज्य मंत्री, और सबसे हम देखें सबसे निचले जो होते हैं वो होते हैं उप मंत्री। क्योंकि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, ये प्रमुख विभागों के मंत्री होते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जो विभाग होते हैं ये उनके मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री में 2 प्रकार के मंत्री हमें देखने को मिलते हैं। एक तो वो जो कि कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, और दूसरे वो जो कि स्वतंत्र विभागों के प्रभार जिनके पास होते हैं। हालांकि कम महत्वपूर्ण विभाग होते हैं अगर हम कैबिनेट मंत्री के विभागों की तुलना में देखें, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होते हैं राज्य मंत्री के पास। यानी कुछ राज्य मंत्री तो कार्य करते हैं कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में, और कुछ के पास स्वतंत्र प्रभार भी होता है। लेकिन उप मंत्री अनिवार्य रूप से जो कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं, इनके सहायक के रूप में कार्य करेंगे। तो हमने देखा सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। और ये भी हमें विदित है, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 में, कि जो मंत्री परिषद होती है जिसमें सारे मंत्री होते हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, ये इनको मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है, अलग से कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। शासन की जो नीति निर्धारित होगी, शासन के जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, वो इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा, इन्हीं की जो कैबिनेट की बैठक होगी उनमें लिए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंत्री परिषद के कार्यकाल की, कि इसका क्या टेन्योर निश्चित किया गया है। तो मंत्री परिषद हमने देखा कि मंत्री परिषद का गठन हो रहा है विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त हो रहा है उस दल के आधार पे। तो मंत्री परिषद कितने समय तक कार्य करेगी, यह विधानसभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, इसलिए मंत्री परिषद का कार्यकाल भी कितना हो जाता है, 5 साल का। लेकिन यदि विधानसभा समय पूर्व भंग हो जाती है तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। तो क्या चीज हमें समझ में आई कि मंत्री परिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल का होता है, तो एक तरह से कहें अनिश्चित है, विधानसभा के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कि पर्सनली जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है पूरी की पूरी मंत्री परिषद, जो मंत्री वो होते हैं राज्यपाल के प्रति। और अगर हम सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद एक टीम के रूप में कार्य करती है। सरकार के जो भी निर्णय होंगे, सरकार के जो भी कार्य होंगे, उनके लिए वो सभी सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे। ठीक है, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि विधानसभा किसी भी मंत्री के विरुद्ध, चाहे वो एक मंत्री ही क्यों ना हो, किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है या किसी मंत्री के द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर देती है, तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। क्योंकि हमने देखा कि विधानसभा में जो बहुमत दल है, विधानसभा में जो बहुमत दल है, विधानसभा का जो बहुमत दल है, उसके नेता को हमने क्या बनाया, मुख्यमंत्री, और उसने ही क्या गठन किया, मंत्री परिषद का गठन करवाया। अब ये जरूरी है कि विधानसभा में जब तक विश्वास प्राप्त रहेगा मंत्री परिषद कार्य करती रहेगी। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हुई, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हुई। अगर मंत्री परिषद में किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है विधानसभा में, तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी ये एक टीम के तौर पर कार्य करते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं विधानसभा के प्रति।
नेक्स्ट है वेतन में भत्ते, तो इसका प्रावधान भी अनुच्छेद 164 में किया गया है। ये देख लो, नियुक्ति से लेकर सारे प्रावधान 164 में ही हैं। 164(5) में लिखा गया है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते निश्चित करने का जो अधिकार होगा वो राज्य की विधानमंडल को होगा। ठीक है, तो जब हमने केंद्र स्तर पे देखा था तो केंद्र के जितने भी मंत्री परिषद है, मंत्री हैं, उनके वेतन में भत्ते निश्चित करने का अधिकार संसद को था। ठीक उसी तरह से ही राज्य के मंत्रियों के वेतन में भत्ते निश्चित करने का, निर्धारित करने का जो अधिकार है वो राज्य की विधानमंडल को होता है। मंत्री परिषद किस तरह से कार्य करती है, तो हमने देखा कि मंत्रिमंडल जो कि मंत्री परिषद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। मंत्रिमंडल देख लिया, जो महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं, तो मंत्रिमंडल ही सभी महत्वपूर्ण मामलों के निर्णय लेती है। मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होती है। सामान्यतः हर एक सप्ताह में एक बार मंत्रिमंडल की बैठक हो जाती है। वैसे जब चाहे तब मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक को बुला सकते हैं, जब भी उनको ऐसा आवश्यक प्रतीत होता है। तो ये देखा हमने कि इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। और ये समझो कभी मुख्यमंत्री अगर उपस्थित नहीं हैं, उनकी अनुपस्थिति में जो सबसे सीनियर मंत्री होते हैं, वरिष्ठतम मंत्री होते हैं, वो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और मंत्रिमंडल की बैठक में ये कोई प्रावधान नहीं है कि इतने मंत्री होना जरूरी है, यानी गणपूर्ति का या कोरम का कोई प्रावधान नहीं है कि इतने मंत्री उपस्थित होंगे तो ही बैठक होगी, ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से मंत्रिमंडल की समय समय पर मुख्यमंत्री द्वारा बैठक बुलाई जाती है और उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होती है। अब देखते हैं कि ये बैठक में किस तरह से कार्य किए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल में दो कार्रवाई जितनी भी होती है उसके दो नियम होते हैं। पहला सामूहिक उत्तरदायित्व, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व है कि जो मंत्री परिषद के सारे मंत्री है ना, वो जो भी निर्णय लिए जाएंगे मंत्रिमंडल की बैठक में, उन निर्णयों में अपना विश्वास दिखाएंगे और एकजुट होकर के, मतलब शासन के पक्ष में रहेंगे। ठीक है, तो सामूहिक रूप से सरकार के सभी कार्यों के लिए मंत्री उत्तरदायी होते हैं। दूसरा हमने देखा कि मंत्रिमंडल की बैठक में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो गोपनीय रखे जाएंगे। जब तक कि उनको प्रकट करने के लिए नहीं कहा जाए, उनको प्रकट नहीं किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल की सभी बैठक में निर्णय पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर लिए जाते हैं और इन्हें गुप्त भी रखा जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मंत्री परिषद की शक्तियां व कार्य, क्योंकि डायरेक्ट एक हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट। मंत्री परिषद के गठन, कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो गठन तो हमने बता दिया, अनुच्छेद 163 के तहत मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। और फिर हमने देखा 164 के तहत मंत्री परिषद के नियुक्ति का प्रावधान है कि किस तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के द्वारा, और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री नियुक्त होंगे। देख लिया हमने। अब हम बात करेंगे मंत्री परिषद को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले वही हमें अनुच्छेद 163 लिखना है कि मंत्री परिषद वो सभी कार्य करेगी जिसकी संविधान ने उससे अपेक्षा की है। क्या लिखा गया है अनुच्छेद 163 में कि राज्यपाल के जो सविवेकीय कार्य हैं, जिनकी ये अपेक्षा की गई है कि राज्यपाल अपने विवेक से कर सकते हैं, उनके अलावा जितने भी और कार्य राज्यपाल को करने होते हैं, उन सभी कार्यों में राज्यपाल को सहायता देनी होती है और परामर्श देना होता है। किसको? मंत्री परिषद को। तो शासन से संबंधित हम देखते हैं ना, सारे महत्वपूर्ण निर्णय मंत्री परिषद के द्वारा ही लिए जाते हैं। कौन से विभाग की कौन सी नीति रहेगी, किस तरह से शासन का संचालन होगा, ये समस्त निर्णय मंत्री परिषद के द्वारा लिए जाते हैं। तो सबसे पहला काम यही है शासन की नीति निर्धारित करना कि अलग अलग जो विभाग होते हैं, चाहे वो गृह विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, परिवहन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी प्रकार की नीतियाँ कि शिक्षा विभाग है तो कौन कौन से स्कूल है, उन स्कूलों में किस तरह से नीति रहेगी, जो विद्यालय के उन्नयन के लिए किस तरह से कार्य होंगे। तो ये सभी जो नीतियाँ होती हैं अलग अलग विभागों की, इनके निर्धारण, जो नीतियों का निर्धारण है वो मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। इनकी समय समय पर बैठक होती है और ये लोग सामूहिक रूप से विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है, हमने देखा था कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों में कि राज्यपाल के द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल जिन जिन पदों पर नियुक्ति करते हैं उन पदों के लिए परामर्श देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। अभी हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग में 4 सदस्य नियुक्त किए गए हैं और एक अध्यक्ष नियुक्त हुआ है। तो नियुक्त किसके द्वारा किए गए हैं? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन सलाह किसके द्वारा दी गई? सलाह दी गई मंत्री परिषद के द्वारा। तो व्यवहार में
में राज्यपाल जो भी नियुक्तियां करता है, चाहे वो राज्य के महाधिवक्ता पद पर नियुक्ति हो, चाहे वो राजस्थान लोक सेवा आयोग में हो, राज्य के निर्वाचन आयुक्त की हो, ये सब मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर ही वह करते हैं। नेक्स्ट है कि विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि मुख्यमंत्री विधानसभा का एक तरह से नेता होता है, विधानसभाओं में बहुमत प्राप्त दल का, तो विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं सभी के सभी मंत्री। यानी विधानमंडल में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सभी मंत्रीगण उपस्थित होते हैं विधानसभा विधान परिषद में और अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, उनकी आलोचनाओं का जवाब देते हैं और अपने शासन की नीतियों का समर्थन करते हैं, अपनी सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। हमने देखा कि कानून बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, विधानमंडल के द्वारा। लेकिन विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक लाए जाएंगे और कौन कौन से विधेयक किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे, इसका निर्णय मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ ही बजट तैयार करने जितना जो इम्पोर्टेंट कार्य होता है, तो बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा। तो वित्त मंत्री मंत्री परिषद का ही हिस्सा होता है। तो हमने देखा कि राज्य का वार्षिक बजट, उसका जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है, वो मंत्रिमंडल द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पहले ही बजट विधानसभा में रखते हैं। तो बजट रखने का कार्य विधानसभा में किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा। साथ ही बजट को पारित कराने का उत्तरदायित्व भी मंत्री परिषद का ही होता है। तो हमने देखा कितने महत्वपूर्ण कार्य मंत्री परिषद के द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो बच्चों अच्छे से ये आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। मंत्री परिषद के गठन, कार्य व शक्तियाँ, नोट्स बनाने हैं इनके। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री की शक्तियों को, मुख्यमंत्री के कार्यों को, क्योंकि वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि मंत्री परिषद के निर्माण में मुख्यमंत्री की भूमिका बताइए। तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।